नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। अपने रूम से निकलकर शुभांग के कदम खुद ब खुद नंदिनी के कमरे की तरफ मुड़ गए, जहां इस वक्त वो सो रही थी। शुभांग के अपनी ओर उठते हर कदम के साथ सो रही नंदिनी का दिल बेचैन सा हुआ जा रहा था। वो नींद की हालत में भी करवट बदलने लगी। इतने बड़े हादसे से गुजरने के कारण आज बड़ी मुश्किल से नंदिनी को नींद आई थी। उसकी नींद ना खुल जाए, इसलिए शुभांग धीरे से उसके बेड के एक किनारे आकर बैठ गया और थोड़ी देर नंदिनी को अपलक निहारता रहा। रो रो कर उसकी पलकें लाल हो गई थीं। शुभांग के मन में तो क्रोध का ज्वालामुखी धधक रहा था। उसका दिल चाहता था कि नंदिनी को तकलीफ पहुंचाने वाले को अभी इसी वक्त खोजकर उसे भी यमलोक पहुंचा दे। लेकिन सोई हुई नंदिनी का मासूम चेहरा देखकर शुभांग का मन कुछ शांत होने लगा था। वो थोड़ा आगे होकर उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर पहले नंदिनी के चेहरे पर जो एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी, अब एक अलग ही सुकून आ गया था। लेकिन आज पूरे दिन का घटनाक्रम याद करके शुभांग की आंखों में उदासी और खालीपन का भाव था। शुभांग ने नंदिनी के चेहरे पर बिखर आए बालों को बड़े करीने से उसके कान के पीछे समेट दिया। फिर पूरी शिद्दत से उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। नंदिनी ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। शुभांग को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब झुका देखकर नंदिनी ने दो तीन बार अपनी पलकें झपकाई, मनो यकीन करना चाहती है थी कि ये उसका भ्रम नहीं हकीकत है। फिर अपनी मासूम निगाहें शुभांग के चेहरे पर टिका दी। नंदिनी के चेहरे की बेशुमार मासूमियत और उदासी में डूबी गहरी आंखें देखकर शुभांग की आंखों से दो बूंद आंसू नंदिनी की हथेली पर आ गिरे। नंदिनी की हथेली शुभांग के हाथों पर कस गई थी और वो एकदम से उसके गले से लगकर रोने लगी। शुभांग ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी नंदिनी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मैं तुमको उस शैतान के चंगुल से नहीं बचा सका। सब मेरी लापरवाही से हुआ। मुझे तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो नंदिनी। अब मैं तुमको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। नंदिनी ने शुभांग की आंखों में बड़ी मासूमियत से देखकर पूछा, पक्का प्रॉमिस? शुभांग उसके आंसू पोंछते हुए बोला, गॉड प्रॉमिस। तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दूंगा। उसे तकिए के सहारे टेक लगाकर आराम से बैठा कर बोला, मुझे बताओ नंदिनी, आज मेरे पास से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आज की घटना का जिक्र होते ही नंदिनी ने एक बार फिर सहम कर उसकी हथेली कस कर पकड़ ली। शुभांग ने जल्दी से उसकी नाजुक उंगलियों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, रिलैक्स नंदिनी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ठीक लगे तब बता देना। नंदिनी उसका हाथ पकड़े थोड़ी देर सिर झुकाए बैठी रही, फिर धीरे धीरे बताने लगी कि कैसे शुभांग ने उसके होठों पर अपना प्यार अंकित कर दिया था। तो नंदिनी शर्म से भागी थी और लिफ्ट में दो गुंडों के चंगुल में फंस गई। फिर दो लोग उसे अपनी कार में डालकर दूर पहाड़ी पर ले गए थे। मैं बहुत डर गई थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने भरोसा छोड़ दिया था कि अब मैं कभी आपके पास जिंदा वापस आ भी पाऊंगी। नंदिनी की बातें सुनकर शुभांग की आंखों में खून उतर आया। उसने पूछा, तुमने देखा था उन्हें? कौन थे वो लोग? नंदिनी घबराए स्वर में बोली, एक तो वही था राजवीर, मैंने उसकी आवाज से पहचान लिया, लेकिन दूसरे को नहीं पहचान पाई। फिर भी मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे आपके साथ देखा था। शुभांग गुस्से से बोला, मैं जानता हूँ ये डर्टी गेम वही रास्कल राजवीर ही खेल सकता है, और जिसे मैंने घाटी में फेंक दिया था शायद उसको भी मैं पहचानता हूँ। सुबह कंफर्म हो जाएगा।
नंदिनी ने बड़ी मासूमियत से शुभांग की आंखों में देखकर पूछा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। शुभांग ने उसका सिर अपने सीने पर टिकाते हुए कहा, तुम्हें हाथ लगाने का गुनाह किया था हनी ने। उसे मैंने उसी समय मौत की सजा सुना दी। और उसने ऐसा क्यों किया, अब ये सच राजवीर बताएगा। फिर कुछ सोच कर शुभांग ने पूछा, नंदिनी तुम राजवीर के बारे में कितना जानती हो? नंदिनी नजरें झुकाकर बोली, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मेरी मम्मी जानती हैं। मुझे उसे पहली बार देखकर ही अजीब सी घृणा हुई थी। मैंने उसके बारे में कभी जानना भी नहीं चाहा। शुभांग ने फिर पूछा, वो कैसा दिखता है नंदिनी? ध्यान से सोचो, हमारे आसपास कोई ऐसा हो जिसे तुम और मैं दोनों जानते हैं और जिसकी हल्की सी झलक भी राजवीर की तरह हो। नंदिनी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे बॉस बलराज सर आपके दोस्त हैं ना? शुभांग ने कहा, हाँ, बलराज मेरा दोस्त और रिश्तेदार दोनों है। नंदिनी हिचकते हुए बोली, मेरे पापा एक्सीडेंट से पहले बलराज सर के पापा की कंपनी में ही काम करते थे। एक आध बार मैं पापा के साथ उनके ऑफिस गई थी, तब मैं छोटी थी। तभी बलराज सर के पापा को देखा था। लेकिन ना जाने क्यों जब भी मेरा राजवीर से सामना हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बलराज सर के पापा यंग होकर मेरे सामने आ गए हैं। फिर शुभांग का हाथ पकड़कर घबराहट से बोली, प्लीज शुभांग जी, आप बुरा मत मानिएगा। मैं चंदेल सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। वो तो आपने पूछा कि राजवीर कैसा दिखता है, बस इसीलिए मैंने। शुभांग के चेहरे के बदलते भावों को देखकर नंदिनी ने घबराहट में अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। किसी गहरी सोच में डूबे शुभांग के माथे पर बल पड़ गया था और उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। नंदिनी ने उसके गाल को धीरे से छूकर कहा, शुभांग जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नंदिनी के छूने से अचानक शुभांग अपनी सोच से बाहर आया और नंदिनी से पूछा, तुम युवराज के घर वालों से मिली हो? नंदिनी ने कहा, नहीं, मैं पापा के ऑफिस एक दो बार ही गई थी, जहाँ चंदेल अंकल से मिली थी। युवराज सर को जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। शुभांग के चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थीं। उसकी आंखों में गुस्से की लाली के साथ एक चमक भी उभर आई थी। शुभांग का ये रूप नंदिनी ने पहली बार देखा था। वो शुभांग से थोड़ी दूर होकर बैठ गई और हैरानी से शुभांग की आंखों में देखने लगी। नंदिनी को सहमा देखकर अचानक शुभांग के चेहरे का भाव बदला और नंदिनी को अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नंदिनी ने कुछ पूछना चाहा तो शुभांग ने उसके होठों पर एक उंगली रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अब कोई सवाल नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मुझे खाना खिला दो। नंदिनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो शुभांग नजरें चुराते हुए बोला, वो क्या है ना, जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो माँ मुझे अपने हाथों से खिला देती है। नंदिनी शरारत से बोली, मैं अभी आंटी को बुला लाती हूँ। शुभांग उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, माँ को क्यों तकलीफ देती हो? मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें अपने हाथों से खिलाकर गई होंगी, तो अब तुम उनके बेटे को खिला ही सकती हो। नंदिनी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आप बच्चों की तरह बहाने मत बनाइए, मैं इसके बिना भी आपको खिला दूंगी। शुभांग नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसके माथे को बड़े प्यार से चूमते हुए बोला, नंदिनी, जब तक मैं राजवीर को खोज कर उसको सजा नहीं दे देता, तुम प्लीज अपना ध्यान रखोगी। और एक वादा करो नंदिनी, अपने होठों की ये हंसी किसी भी हालत में खुद से अलग नहीं होने दोगी। अब तुम्हारी मुस्कान ही मेरा चैन और सुकून है। नंदिनी ने उसकी हथेली अपने होठों से लगाकर कहा, मैं आपके सुकून का पूरा ध्यान रखूंगी। और बात बदलते हुए उसकी गहरी आंखों में डूब कर बोली,
आपसे किसी ने कभी कहा नहीं शुभांग जी, आपकी आंखें बहुत गहरी हैं। जो एक बार इसमें डूब जाए, वो कभी इससे आजाद नहीं हो सकता। शुभांग अपनी मुस्कान होठों में दबाते हुए बोला, इन गहरी आंखों में बहुत से राज छुपे हैं, मिस नंदिनी। तो आप जरा इससे बचकर रहिएगा। नंदिनी ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया और उसकी दोनों आंखों को चूम कर कहा, मैं तो पहली नजर में ही इनमें डूब गई थी। तो अब आप जरा बच के रहिएगा, क्योंकि मैं तो आपकी आंखों से होकर दिल तक पहुंच गई हूँ, तो सारे राज भी जान जाऊंगी। शुभांग की आंखों में हल्की सी बेचैनी और उलझन झलकने लगी थी, लेकिन उसने बड़ी सफाई से उसे छुपा लिया और उसे अपने पास खींचकर हंसते हुए बोला, तुमने खुद तो खाना खा लिया और मुझे भूखा मार रही हो। याद रखना, भूखा शेर जो सामने है उसे ही खा जाता है। नंदिनी ने उसे हल्का सा पुश करके खुद को छुड़ा लिया और शरारत से हंसते हुए बोली, आप तो खाने से ही भूख मिटा लीजिए, क्योंकि नंदिनी को खाना इतना भी आसान नहीं है। शुभांग झेपते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगा। उसकी शर्माई सी मुस्कान देखकर नंदिनी अपना दिल थाम कर बोली, मुझे नहीं पता था ये शेर दहाड़ने के अलावा शर्माता भी है। अचानक शुभांग फुर्ती से पलटा और नंदिनी को गोद में उठाकर कहा, याद रखना मिस नंदिनी, शेर को छेड़ने की गुस्ताखी कर रही हो तुम। फिर उसके चेहरे से गले तक हल्के से फूंक मारते हुए बोला, जानती हो, शुभांग आर्य एक चीज के लिए बहुत फेमस है। नंदिनी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसका दिल तो मानो उछल कर बाहर ही आ जाएगा। उसने शर्म से पलकें झुकाकर ना में सिर हिला दिया। उसे यूं शर्माता देखकर शुभांग मुस्करा पड़ा और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, सजा देने के लिए, और उसके होठों को हौले से चूम लिया। नंदिनी का चेहरा लाल हो गया था। उसके सांसों की रवानगी बढ़ती ही जा रही थी। उसकी घबराहट देखकर शुभांग ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसके सिर को चूम कर बोला, रिलैक्स डॉल, तुम बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। अगले दिन शाम को बैचलर पार्टी थी, इसलिए पूरा दिन सब अपने अपने हिसाब से बिजी थे। नंदिनी और निधि देवांशी के साथ उसकी पैकिंग में बिजी थी और शुभांग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। 4-5 घंटे की सर्च के बाद पुलिस ने हनी की डेड बॉडी घाटी से बरामद कर ली थी। शुभांग ने उसकी शिनाख्त कर ली थी और राजवीर और हनी के खिलाफ नंदिनी का होटल से अपहरण करने और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का केस दर्ज करा दिया। अब शुभांग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हनी और राजवीर का क्या कनेक्शन है। कौन है ये राजवीर? इसी पर उसका दिमाग उलझ गया था। लेकिन नंदिनी के कहे अनुसार उसके शक की सुई किसी पर जाकर अटक जाती थी, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। शुभांग अपने ऑफिस पहुंच गया और दीपेन को बुलाकर उसे कुछ समझाते हुए बोला, अब मुझे उन लोगों के एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए। याद रखना, दो अलग अलग लोग मेरे और नंदिनी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिन पर हम भूल कर भी शक नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद शुभांग वापस होटल आया तो देखा कि शिशिर लॉन में निधि को दौड़ा रहा था और निधि उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। अचानक शिशिर ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया, फिर उसकी मुट्ठी में बंद कुछ छीनने की कोशिश करने लगा। इस छीना झपटी में दोनों का बैलेंस बिगड़ा और शिशिर निधि को लेकर घास में गिर गया। निधि उसकी बाहों में उसके ऊपर थी। उन दोनों को इस हाल में देखकर दूर खड़े शुभांग के माथे पर बल पड़ गया, तो उसने निधि को फोन लगा दिया। निधि ने अपने मोबाइल पर शुभांग का नंबर रिंग होते देखकर जल्दी से उठाकर बोली, हे महादेव, ये महान आत्मा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उसके कॉल रिसीव करते ही शुभांग ने सीरियस होकर कहा, नंदिनी कहाँ है मिस निधि? निधि हकलाते हुए बोली, वो देवांशी के रूम में है। शुभांग गुस्से से बोला,
और तुम उसे अकेला छोड़कर बाहर खेलने चली आई। निधि के माथे पर घबराहट से पसीना आ गया। शिशिर ने उसे यूं घबराते देखकर इशारे से पूछा, कौन है? निधि ने शिशिर के सामने मोबाइल का स्क्रीन किया तो उस पर एनाकोंडा फ्लैश करते देखकर शिशिर हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उधर शुभांग नाराजगी से बोला, शिशिर को फोन दो। निधि ने घबरा कर फोन शिशिर के कान से लगाया तो शुभांग की आवाज सुनकर शिशिर गुस्से से निधि को घूरने लगा। निधि तो बेचारी उलझ गई थी। वो अचकचाई सी कभी इधर उधर नजरें दौड़ाकर शुभांग को देखने की कोशिश करती और कभी शिशिर की आंखों का गुस्सा देखकर सोचती, अचानक इसे क्या हो गया। शुभांग नाराजगी से बोला, निधि की ओर कदम बढ़ाने से पहले एक बात अच्छे से समझ लेना छोटे। निधि तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है जो हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती है। शी इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। उसे हर्ट मत करना। शिशिर जल्दी से बोला, मैं जानता हूँ भाई, दिस टाइम आई एम सीरियस। शुभांग ने कहा, दोनों तुरंत मेरे रूम में आओ। फिर मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, कुछ और बात करनी है, और फोन काट दिया। शिशिर ने एक गहरी सांस लेकर निधि की ओर देखा। उसकी घबराहट देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। फिर उसके मोबाइल का स्क्रीन उसके सामने करके झूठी नाराजगी से बोला, ये भाई का नंबर तुमने किस नाम से सेव किया है? निधि थोड़ा घबराई, फिर अकड़ते हुए बोली, एनाकोंडा है तुम्हारा भाई तो उसे एंजल तो कहूंगी नहीं। शिशिर ने उसकी कलाई पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, तो ठीक है, यही बात उनके सामने चलकर बोलो। निधि घबराहट से अपनी जगह पर ही जम गई थी। वो जल्दी से शिशिर का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी शिशिर, तुमने तो खामखा सीरियसली ले लिया। दोस्ती में इतना मजाक तो चलता है ना। शिशिर को उसे परेशान करने में अब बड़ा मजा आ रहा था। अपनी हंसी छुपाकर उसको खींच कर ले जाते हुए बोला, भाई कब से तुम्हारे दोस्त बन गए? उनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही आग से खेलना है। निधि ने जल्दी से कहा, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ शिशिर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर जानबूझकर क्यों मुझे खूंखार शेर के पिंजरे में डालना चाहते हो? शिशिर निधि को लेकर शुभांग के रूम में पहुंचा। निधि घबराते हुए शिशिर के पीछे छुपने की कोशिश में पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर आंखें मूंदे खड़ी सोच रही थी, अभी ये अकड़ू चंद को मेरे मोबाइल पर उसका नाम एनाकोंडा दिखाएगा। नाराज तो ये पहले से ही है, फिर मैं बेचारी इनकी कहर बरसाती आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगी। निधि को घबराते देखकर शुभांग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने निधि के सर पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स निधि, मैं तुमको खा नहीं जाऊंगा। निधि सामने आकर खड़ी हो गई। शिशिर शरारत से बोला, क्या भाई, आपने इतनी जल्दी इसे रिलैक्स कर दिया? मेरे सामने शेरनी बनी फिरती है। इसे डरा हुआ देखकर तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ा तो और डराना था ना भाई। निधि ने शिशिर की ओर घूर कर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, शुभांग सर मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। मैं उनकी नंदिनी की बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। शुभांग उन दोनों की मासूमियत भरी बच्चों की सी बातों पर खिलखिला कर हंस पड़ा। शिशिर और निधि नंदिनी का नाम सुनकर हंसते हुए शुभांग के चेहरे की चमक देख रहे थे। शुभांग ने कुछ गंभीर होकर कहा, मैं तो बस इतना कह रहा था, नंदिनी के ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। राजवीर फरार है और मुझे होटल से बाहर जाना पड़ेगा। नंदिनी का ख्याल तुम दोनों को ही रखना है, वो भी पूरी सतर्कता से। निधि ने कहा, सर आगे से मैं आपकी एब्सेंस में एक पल के लिए भी नंदिनी से दूर नहीं जाऊंगी। फिर कान पर हाथ लगाते हुए बोली, बस अभी के लिए आई एम सॉरी। शुभांग ने उसका हाथ कान से हटाते हुए कहा, प्लीज डोंट डू दिस निधि। मैं जानता हूँ तुम नंदिनी से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी परवाह है। फिर शिशिर की ओर देखकर बोला, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। तुम जानते हो शिशिर, नंदिनी को किडनैप करने वाला दूसरा लड़का कौन था?
शिशिर सवाल भरी निगाहों से शुभांग की ओर देखते हुए बोला, कौन था भाई? क्या वो पकड़ा गया? शुभांग बर्फ सी ठंडी निगाहें अपनी हथेली पर डालते हुए बोला, नहीं, मारा गया। उसके किए की सजा उसे मिल चुकी है। शिशिर और निधि दोनों के चेहरे पर डर था, लेकिन आगे कुछ पूछने की हिम्मत उन दोनों की नहीं हुई। शुभांग ने माथे पर बल डालते हुए कहा, पुलिस ने उसकी बॉडी बरामद कर ली है। मैं थाने में उसकी पहचान करके आ रहा हूँ। हनी था वो। कहकर शुभांग सोफे पर बैठ गया। शिशिर और निधि का मुंह हैरानी से खुला रह गया। शुभांग ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हनी का राजवीर से क्या कनेक्शन है? निधि तो अवाक थी, लेकिन शिशिर का दिमाग बहुत तेज कुछ खोज निकालने की कोशिश में जुटा था। फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो मुस्कुराने लगा। शुभांग को शिशिर का रिएक्शन समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्य से शिशिर की ओर देखा तो शिशिर ने कहा, भाई कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर दिमाग क्यों ना हो, लेकिन उसकी खुद की गलती ही उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। हनी को अपने साथ लाकर राजवीर ने भी ऐसी एक गलती कर दी है। शुभांग ने गौर से शिशिर को देखकर कहा, ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? शिशिर के चेहरे पर एक चतुराई भरी मुस्कान थी। वो बोला, छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं भी आर्य खानदान का बेटा हूँ। दुश्मन के पैतरे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई, बैठकर डिस्कस करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। आपका छोटे अब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक हो गया है। शुभांग के चेहरे पर शिशिर के लिए एक विश्वास भरी मुस्कान आ गई थी। वो शिशिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी छोटा नहीं समझा। फिर शरारत से मुस्कुराकर दोनों की ओर देखकर कहा, हाँ, अब लॉन में पकड़न पकड़ाई खेलना बंद कर दो तो जल्दी बड़े हो जाओगे। निधि और शिशिर दोनों ने शर्माते हुए एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। शुभांग ने उठकर अलमारी से एक छोटा सा पैकेट निकाला और निधि से पूछा, नंदिनी क्या अभी भी देवांशी के पास है? निधि ने शुभांग के हाथ में पड़े पैकेट पर एक निगाह डालते हुए कहा, जी सर, नंदू दी की पैकिंग करवा रही है, अभी उसे वक्त लगेगा। आप कहिए तो उसे बुला देती हूँ। शुभांग दूसरी तरफ नजर फेरते हुए बोला, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसे अपना काम करने दो। मुझे बस नंदिनी के रूम की चाबी चाहिए। मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया था, उसे खुद रखना चाहता हूँ। निधि ने शिशिर की ओर देखकर धीरे से एक आंख ब्लिंक कर दी। शिशिर ने उसे घूर कर चाबी देने का इशारा किया तो उसने अपनी पॉकेट से रूम की चाबी निकालकर शुभांग को पकड़ा दी। शुभांग सीधे नंदिनी के रूम की ओर बढ़ गया। निधि और शिशिर एक दूसरे को हाई फाई करते हुए नीचे हॉल की ओर चले गए। शुभांग नंदिनी के रूम में दाखिल होकर सीधे अलमारी में पैकेट रखा और जैसे ही वापस मुड़ता है, तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर नंदिनी तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर आई। शुभांग अवाक रह गया। नंदिनी तो अंदर ही थी। ओह गॉड! इस तरह मुझे चुपके से अपने रूम में आया देखकर वो क्या सोचेगी? अब मैं क्या करूं? अलमारी के पीछे छुपने की कोशिश में शुभांग उसके डोर से टकरा गया। आवाज सुनकर नंदिनी ने चौंक कर उस ओर देखा। शुभांग तो दम साधे खड़ा था। नंदिनी धीरे धीरे अलमारी की ओर कदम बढ़ा रही थी। शुभांग अब समझ गया था कि छुपा नहीं जा सकता। उसने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, नंदिनी फुर्ती से दरवाजे की ओर भागी। शुभांग ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। नंदिनी चिल्लाने को हुई तो अपनी एक हथेली उसके मुंह पर रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। नंदिनी अपनी आंखें बड़ी करके शुभांग को गुस्से से घूर रही थी। शुभांग बेपरवाही से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशबू भी पहचान लेती हो। और हाँ,
तुम्हारे रूम में चोरी से नहीं आया हूँ, तुम्हारी सहेली से बाकायदा चाबी लेकर आया हूँ। तो प्लीज ये झूठी नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है। नंदिनी ने आंखों के इशारे से अपना मुंह छोड़ने के लिए कहा। शुभांग ने सॉरी कहकर अपनी हथेली नंदिनी के मुंह से हटा ली। नंदिनी गुस्से से उसके कंधे पर पुश करते हुए बोली, ये क्या तरीका है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे पीछे चोरी से मेरे कमरे में घुस आते हो और मानते भी नहीं हो। शुभांग ने पीछे से नंदिनी की कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर अपना चिन टिकाते हुए बोला, ये हक मुझे तुमने ही दिया है नंदिनी, कभी भी चुपके से तुम्हारे दिल पर दस्तक देने का। फिर उसके गीले बालों में अपना चेहरा छुपा कर कहा, तुम्हारी खुशबू अपने रूह में महसूस करने का, और यूं चुपके से तुम्हारे रूम में आकर तुम्हारे लिए सरप्राइज रखने का। अपने चेहरे के इतने करीब शुभांग की सांसों को महसूस करके नंदिनी का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था, जिसे शुभांग भी अपने सीने पर महसूस कर रहा था। नंदिनी की बंद पलकें और शर्म से लाल चेहरा देखकर शुभांग के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, प्लीज उसे देख लेना। नंदिनी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप अपना गिफ्ट अपने साथ ले जाइए। शुभांग की नजरों में हल्की सी नाराजगी झलकने लगी थी। उसने झट से नंदिनी को अपनी गोद में उठाकर कहा, पहली ही मुलाकात में इस तरह से मेरी गोद में चढ़कर पेड़ से अपना दुपट्टा उतार सकती हो? फिर धीरे से उसे नीचे उतारा और उसके भीगे होठों पर आहिस्ता से एक उंगली रखकर कहा, मुझसे इजाजत लिए बिना इन्हें खुद मेरे होठों पर। नंदिनी ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी और झटके से खुद को उससे अलग करके अलमारी में रखा पैकेट उठाकर बोली, थैंक यू शुभांग जी, मैंने आपका गिफ्ट ले लिया। अब प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। शुभांग ने महसूस किया कि नंदिनी के होठ और उसकी पलकें कांप रही थीं। अब वो शुभांग के स्पर्श को खुद में महसूस करने लगी थी। शुभांग ने आगे बढ़कर उसे अपने दिल से लगाते हुए कहा, रिलैक्स नंदिनी, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। नंदिनी शुभांग के सीने पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए खड़ी उसकी तेज दौड़ती धड़कनों को सुन रही थी। कितना सुकून था इस पल में। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर उससे अलग होकर शुभांग ने कहा, आज शाम बैचलर पार्टी पूल साइड वाले हॉल में होनी है। नंदिनी ने नजर नीचे किए ही हाँ में सिर हिला दिया। शुभांग जाते जाते मुड़कर बोला, मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है मिस नंदिनी, जानती हो ना तुम। नंदिनी एक बार फिर चौंक कर उसे देखने लगी और मन में बोली, ये अकड़ू चंद कभी नहीं बदलने वाले, पल में माशा पल में तोला। शुभांग मुस्कुराते हुए एक तिरछी नजर उस पर डालकर चला गया। उसके जाते ही नंदिनी ने दरवाजा बंद करके जल्दी से पैकेट बाहर निकाला और उस पर शुभांग की राइटिंग में लिखा नोट पढ़ने लगी। आज बैचलर पार्टी में तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता हूँ नंदिनी, प्लीज इनकार मत करना। नंदिनी के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। उसने बड़ी शिद्दत से शुभांग के मैसेज को चूम लिया। नंदिनी के रूम से निकलते ही शुभांग को शिशिर ने फोन करके कहा, भाई नीचे आ जाइए, युवराज जीजा और बलराज भाई अपने परिवार के साथ आए हैं। उन लोगों के पास पहुंचकर शुभांग बलराज के मम्मी पापा का पैर छूते हुए और एक जलती नजर युवराज के ऊपर डालकर बैठ गया। तभी शुभांग की दादी सुमित्रा जी ने युवराज से पूछा, बेटा मोनिका आज भी नहीं आई, शाम को बैचलर पार्टी में तो आएगी ना? युवराज ने एक उड़ती नजर शुभांग के चेहरे पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, सॉरी दादी माँ, एक्चुअली मोनिका पिछले एक महीने से जर्मनी में एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग कर रही है,
इसलिए वो शादी में नहीं आ पाएगी। उसके बदले मैं और मेरी बेटी तो फुल टाइम यहाँ डटे रहेंगे। युवराज की बातों से शुभांग और उसकी माँ सुनंदा जी की आंखों में एक इत्मीनान का भाव आ गया था, जिसे युवराज की शातिर निगाहों ने देख लिया था। वो अपनी कुटिल मुस्कान छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, बहुत देर हो गई है दादी माँ, अब आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। बलराज भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो सुनंदा जी ने कहा, बेटा तुम दोनों आज शाम बैचलर पार्टी अटेंड करने तो आ रहे हो ना? बलराज ने कहा, नहीं ताई जी, आज मैं और युवराज बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। कल शादी में टाइम से पहुंच जाएंगे। शुभांग कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप उन दोनों की बातें सुनकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे टोकते हुए युवराज बोला, क्या हुआ साले साहब? हम तो इतनी देर से आपका वेट कर रहे थे, आप ही जाने कहाँ गुम थे और अब नाराजगी से मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे भाई, हम कल शादी जरूर अटेंड करेंगे। हाँ, आपकी वुड बी मिसेस मोनिका शुभांग आर्य को नहीं बुला पाए, उसके लिए माफी मांगते हैं। शुभांग ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और जैसे ही आगे बढ़ा, युवराज ने वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। बलराज भी शुभांग के गले मिलकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, कल मिलते हैं चैम्प, खूब इंजॉय करेंगे। थोड़ी देर बाद शुभांग के रूम का टेरेस, जहां वो खामोशी से खड़ा था, उसकी गुस्से से लाल आंखें ना जाने कब से होटल के मेन गेट को घूर रही थी, जहां से थोड़ी देर पहले युवराज और बलराज की गाड़ी निकली थी। उसके सामने दीवार से टेक लगाकर चुपचाप खड़े दीपेन और शिशिर शुभांग के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। अंत में बेसब्र होकर दीपेन, जो शुभांग का सेक्रेटरी तो था ही, साथ में इसका गहरा दोस्त भी था, हल्की नाराजगी से बोला, अब कुछ करोगे भी या गेट को ही घूरते रहोगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ये साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एतबार के काबिल नहीं है, इनसे दोस्ती रखना सांप के बिल में हाथ डालना है। दीपेन ने गुस्से से कहा। शुभांग हाथ बांधे अब भी खामोश खड़ा था। अब तुम कुछ बोलोगे भी या मैं खुद जाकर उस विलायती बिल्ली को घसीटते हुए ले आऊं? दीपेन ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, यही तो वो चाहते हैं कि शादी में तमाशा हो, बेवजह हंगामा हो और एक बार फिर से सबको आर्य फैमिली पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। शिशिर ने दीपेन को शांत करते हुए कहा, वो शुभांग को सबसे अच्छी तरह से समझता था। लेकिन दीपेन बिफरते हुए बोला, तो क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उस दरिंदे के अगले कदम का इंतजार करें, जिससे उसे फिर एक बार नंदिनी को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिल जाए? शुभांग किसी गहरी सोच में डूबा था। वो एक एक शब्द चबाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, इनको इनकी हर हरकत का माकूल जवाब दूंगा। आज इन्हें खुश हो लेने दो, ये इससे 100 गुना ज्यादा रोएंगे। इन लोगों ने जो किया और जो कर रहे हैं, उसका हम में से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नंदिनी को परेशान करने के लिए राजवीर फिर कुछ करेगा और तभी मैं उसे दबोचूंगा और ऐसा धोऊंगा कि साला घाट पर धुले कपड़े और खुद में अंतर करना भूल जाएगा। लेकिन अभी हमें बैचलर पार्टी के हाल में चलना चाहिए। काफी गेस्ट आएंगे आज, देखते हैं सारी तैयारी ठीक से हो गई या नहीं। शुभांग के दिलो दिमाग में गहरी बेचैनी और उलझन थी। दुश्मन एक्टिव थे, लेकिन अपनी मासी की बेटी देवांशी की शादी का कार्यक्रम उसे बिना किसी गड़बड़ी के अच्छी तरह संपन्न कराना था। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर दीपेन और शिशिर के साथ पूल साइड पर बने हॉल में जाकर बैचलर पार्टी का इंतजाम चेक करने लगा। क्रमशः अगले पार्ट में देखिए, नंदिनी ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए और मैं आपको कुछ कह दूं, आप मेरे नजरों के सामने से चले जाइए। शुभांग जी, साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।